इस 10 मिनट की वीडियो में आप कम से कम 10 ऐसी बातें सीखेंगे जो आप पहले नहीं जानते थे। ये जो मटेरियल है मैंने न्यूज़पेपर से लिया है। न्यूज़पेपर की रीडिंग से आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो मैंने कोशिश की है यहाँ करने की। ये लेसन 2 है। एक वीडियो मैं पहले सिमिलर न्यूज़पेपर का बना चुका हूँ। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो फ्रॉम द कंटेंट्स टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स। पहला ईडियम है, एक लिखा है कि अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। बहुत अच्छा ईडियम है। अ राइजिंग टाइड, टाइड कहते हैं समुद्र की लहर को, है ना। अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। इसका मतलब है कि एक अच्छी इकॉनमी, एक इम्प्रूव्ड इकॉनमी जो है, उसमें जब एक इकॉनमी किसी कंट्री की बढ़ती है, अच्छी होती है, तो उससे सबको फ़ायदा होता है। ये इंडिया के इकॉनमी, बढ़ते हुए इकॉनमी के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया की इकॉनमी जो रिच हो रही है, ग्रो हो रही है, उससे सबको फ़ायदा होगा, है ना। राइजिंग टाइड मतलब ऊंचा उठता हुआ समुद्र की लहर जो है, वो सारे बोट्स को, जितने भी नाव उस समुद्र में हैं, सबको ऊंचा उठाती है। एन इम्प्रूव्ड इकॉनमी विल बेनिफिट ऑल पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छी तरीके से इसको लिखा हुआ है ना। अ राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स। दूसरा एक ईडियम यूज हुआ है बजट से लेकर के कि द इंटरिम बजट जो अभी पेश हुआ 1 फरवरी को, द इंटरिम बजट लीव्स द पुअर इन लर्च। इंटरिम बजट ने क्या किया कि लीव्स द पुअर इन लर्च, द पुअर मतलब गरीब लोग, गरीब लोगों को उसने मुसीबत में छोड़ दिया है। ऐसा कोई बजट पे कमेंट करने के लिए, कमेंट करते हुए कोई कह रहा है ना। बजट के प्रॉस एंड कॉन्स पे कमेंट करेंगे लोग। कोई कहेगा बजट अच्छा था, कोई कहेगा बजट अच्छा नहीं था। तो उसी कमेंट में एक लाइन ये लिखा हुआ है कि द इंटरिम बजट लीव्स द पुअर इन लर्च। अगर हम किसी को लीव इन लर्च करते हैं, इसका मतलब उसे मुसीबत में छोड़ देते हैं, है ना। जैसे वन शुड नॉट लीव हिज फ्रेंड इन लर्च, किसी को भी अपने दोस्त को मुसीबत में नहीं छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ऐसे यूज होता है वो। तो बहुत अच्छा यूज हुआ यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको लिया यहाँ पे। लीव्स द पुअर इन लर्च का मतलब है कि बजट गरीबों के लिए नहीं था। नेक्स्ट, नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब। ये भी बजट से ही रिलेटेड न्यूज था कि नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब मेक इट अ बजट विद द हैव्स इन माइंड। अब देखो यहाँ पे हैव्स का कितना अच्छा यूज हुआ है। हैव तो आप जानते हैं, लेकिन जब हैव में एस लग जाता है, हैव्स इस तरीके से होता है, तो इसका मतलब होता है अमीर लोग, जिनके पास पोजीशन है, धन है, संपत्ति है, उनको द हैव्स कहते हैं। द हैव्स का मतलब होता है अमीर लोग, और गरीब को क्या कहते हैं? द हैव नॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे द हैव्स का मतलब अमीर लोग है, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नो चेंज इन इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स के स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ। ये बात जो है, ये इस बजट को ये बताती है कि ये बजट द हैव्स को माइंड में रख के बनाया गया है, मतलब अमीरों को माइंड में रख के बनाया गया है। ऐसा कमेंट है बजट के ऊपर। ये न्यूज़पेपर का कमेंट है, कोई मेरा पर्सनल कमेंट नहीं है। द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस हैव नॉट परकोलेटेड टू द पुअर। ये भी सेंटेंस जो है वो बजट से ही रिलेटेड था कि अब देखो मैं परकोलेट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। परकोलेट का मतलब क्या होता है, और परकोलेट समझाने के लिए इस सेंटेंस को लेना क्यों ज़रूरी है ऐसे, क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस से जो इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर किसी वर्ड का, वो बहुत अच्छा होगा, बहुत गहरा होगा। वैसे याद करना कि परकोलेट का मतलब होता है रिसना, चूना, ऐसे याद नहीं करना है। इसको सेंटेंस में समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसका इम्पैक्ट रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहता है हमारे ऊपर। द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म्स एंड परफॉर्मेंस, जो रिफॉर्म्स और परफॉर्मेंस हो रहे हैं उसका बेनिफिट क्या हो रहा है? हैव नॉट परकोलेटेड टू द पुअर। उसका बेनिफिट गरीबों तक परकोलेट नहीं हुआ। परकोलेट नहीं हुआ होना मतलब वो वहाँ तक पहुँचा नहीं। परकोलेट कहते हैं जब कोई मकान की छत या कोई दीवार अगर चू रही है, उसमें से पानी टपक रहा है, तो उसे कहते हैं परकोलेट होना, है ना। तो जो बेनिफिट है रिफॉर्म्स का, वो टपक करके गरीबों तक नहीं पहुंचा, ऐसा कहना चाह रहा है यहाँ पर राइटर। ओके, अगला ईडियम बहुत अच्छा है।
अलॉन्ग द बॉर्डर मतलब बॉर्डर के करीब, बॉर्डर के किनारे, लिविंग इन लिम्बो। लिविंग इन लिम्बो पर मेरा एम्फेसिस है। लिविंग इन लिम्बो, आप समझिए लिम्बो का मतलब होता है असमंजस की स्थिति, ऐसी कंडीशन जिसमें हम अनसर्टन सिचुएशन में रहते हैं, तो उसे कहते हैं लिविंग इन लिम्बो। ये न्यूज़ म्यांमार से रिलेटेड था कि म्यांमार में जब मिलिट्री शासन हो गया 2021 में शायद तब हुआ था ये। तो उसके बाद अभी इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम म्यांमार के बॉर्डर को, जो फ्री मूवमेंट है इंडिया में, उसको हम फेंसिंग करने जा रहे हैं, है ना। तो जो लोग वहाँ रह रहे हैं बॉर्डर पे, जो फ्रिक्वेंटली इंडिया और म्यांमार में फ्रिक्वेंटली मूव करते हैं, दे आर लिविंग इन लिम्बो। मतलब उनकी सिचुएशन ये है कि वो असमंजस की स्थिति में है कि वो क्या करें, इधर जाएं उधर जाएं, इंडिया में रहें परमानेंटली या म्यांमार में शिफ्ट हो जाए परमानेंटली। दे आर लिविंग इन लिम्बो। तो ये एल और एल से स्टार्ट होने वाला एलिगोरिकल यूज है इसका, बहुत अच्छा। द वेन्यू वॉज, अगला सेंटेंस है, द वेन्यू वॉज पैक्ड बियॉन्ड देयर कैपेसिटी विथ 100 of people thronging to listen to captivating talks by artists, writers, performers and thinkers। ठीक है। द वेन्यू आप समझते हैं, वेन्यू का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पे कोई चीज़, कोई परफॉर्मेंस, कोई प्रोग्राम हो रहा है। शादी का वेन्यू होता है, पार्टी का वेन्यू होता है ना। तो वेन्यू वॉज पैक्ड बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। वेन्यू जो है वो फुल हो गई थी, कितनी, बियॉन्ड देयर कैपेसिटी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी। अगर 1000 लोगों की कैपेसिटी थी तो 1500 लोग उसमें हैं, तो वो पैक्ड है बियॉन्ड देयर कैपेसिटी विथ 100 of पीपल्स, सैकड़ों लोगों से। थ्रॉन्गिंग का मतलब होता है, थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़, सभा, कोई क्राउड। तो थ्रॉन्ग है, थ्रॉन्गिंग किस लिए वो भीड़ जमा हुई है लोगों की, टू लिसन टू मतलब सुनना। लिसन टू हमेशा, लिसन के साथ हमेशा टू वर्ड आता है, प्रीपोजिशन इसके साथ। लिसन टू कैप्टिवेटिंग टॉक। कैप्टिवेटिंग टॉक कहते हैं ऐसे टॉक को, ऐसी बात को जो आपको मंत्रमुग्ध कर देती है, कैप्टिवेट कर देती है। कैप्टिवेट करने का मतलब होता है बंदी बना लेना, ठीक है, कैप्टिव बना लेना। कैप्टिव मतलब बंदी होता है, उसी से बना ये वर्ड कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब जो बातें आपको मंत्रमुग्ध कर देती हैं उसे कहते हैं कैप्टिवेटिंग टॉक। किसके द्वारा, बाय आर्टिस्ट, राइटर्स, परफॉर्मर्स एंड थिंकर्स। इन लोगों का परफॉर्मेंस था वहाँ पे, इन लोगों की कुछ स्पीच थी वहाँ पे, जिसने उस भीड़ वाली सभा को अपने कैप्टिवेटिंग टॉक से, अपने मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातों से उन लोगों को मतलब बांध के रखा, ठीक है। अ ब्लैंकेट ऑर्डर फॉर सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ मे हैव बीन डिविसिव। अब ब्लैंकेट ऑर्डर क्या होता है, यही समझाने की कोशिश है मेरी सेंटेंस में, कि ब्लैंकेट ऑर्डर कहते हैं एक ऐसे ऑर्डर को जो यूनिवर्सली लागू कर दिया गया है। मतलब देखिए, आपको ऐसा समझाता हूँ कि ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर भी होता है। ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर हम तब करते हैं जब हमें कोई सामान खरीदना है और उस सामान की हमें लगातार ज़रूरत है, तो हम एक रेट फिक्स कर लेते हैं, प्री डिसाइडेड रेट पर। हम कहते हैं जब ये सामान मांगेंगे तो आपको उसी रेट पे देना है फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, ऐसा कुछ एग्रीमेंट होता है। तो उसको ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर कहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ब्लैंकेट ऑर्डर है। ब्लैंकेट ऑर्डर एक ऐसे ऑर्डर को कहते हैं जिसमें हम वो ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, अब उसमें कुछ इफ़ एंड बट नहीं है, ठीक है। जैसे आप एक सिंपल सेंटेंस से समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जब 1919 में 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो उसमें जनरल डायर ने एक ऑर्डर दे दिया कि गोली चलाओ, है ना, फायर। और फायर का ऑर्डर दे दिया, वो ब्लैंकेट ऑर्डर था। उसमें ये नहीं था कि किस पे चलाना है, किस पे नहीं चलाना है, ये देख के चलाना है कि हिंदुस्तानी है कि बच्चा है कि बूढ़ा है कि लेडी है ना। देयर वॉज अ ब्लैंकेट ऑर्डर फायर, ठीक है। तो इस तरीके का कोई ऑर्डर होता है जिसमें इफ़ एंड बट और ज़्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं होती, उसे हम कहते हैं ब्लैंकेट ऑर्डर। इट इज़ नो लॉन्गर फिजिबल। इट इज़ नो लॉन्गर फिजिबल, फिजिबल कहते हैं संभव को, है ना। नो लॉन्गर मतलब अब और ज़्यादा नहीं है। क्या ज़्यादा नहीं है, अब और ये अब ज़्यादा संभव नहीं है, मतलब ये इससे ज़्यादा अब और संभव नहीं है, मतलब अब और नहीं होगा ये।
इट इज़ नो लॉन्गर फिजिबल, जितना हो गया हो गया, अब आगे ये संभव नहीं है, ठीक है। ओनली अ फ्यू प्रूफ टू सब्सटैंशिएट द एलिगेशन। सब्सटैंशिएट समझाने की कोशिश है यहाँ पे। सब्सटैंशिएट बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब होता है पुष्टि करना। जब हम कोई एलिगेशन लगा रहे हैं, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा रहे हैं, तो कुछ प्रूफ भी देते हैं हम, ताकि वो प्रूफ उस एलिगेशन को, उस इल्ज़ाम को साबित कर सके, सब्सटैंशिएट कर सके। सब्सटैंशिएट करने का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें कहना या ऐसे डॉक्यूमेंट्स सामने रखना जो उसकी पुष्टि करता हो, ठीक है। जैसे मैं वहाँ पे प्रेजेंट था कहीं पे, ठीक है, तो उस प्रेजेंट था, उसके लिए मुझे कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे सब्सटैंशिएट करने के लिए। वहाँ का अटेंडेंस का कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, बायोमेट्रिक की पंचिंग का कोई अटेंडेंस का कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, या वहाँ की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का कोई क्लिप देना पड़ेगा जो उसको सब्सटैंशिएट करेगा कि हाँ मैं वहाँ था। ओके, वन कैनॉट टेक सोलेस इन द फैक्ट दैट sectors like IT and startups can satiate the hunger for employment for millions। ये एक सेंटेंस है, अब समझते हैं इसको कि वन कैनॉट टेक सोलेस। सोलेस का मतलब क्या होता है? सांत्वना देना, या सोलेस का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपकी उदासी में, आपके डिसअपॉइंटमेंट के समय में आपको खुश करती है, उसे कहते हैं सोलेस। तो वन कैनॉट टेक सोलेस मतलब आप इस बात से खुश नहीं हो सकते हैं। किस बात से? इन द फैक्ट, इस सच्चाई से, इस बात से कि सेक्टर्स लाइक आईटी एंड स्टार्टअप्स, कि आईटी सेक्टर जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर जो है, और स्टार्टअप्स, कुछ स्टार्टअप्स हैं, ये क्या कर देंगे? सैटिएट कर देंगे हंगर को, मतलब भूख को शांत कर देंगे। किसकी भूख को? फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस, लाखों लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, बेरोजगारी की समस्या को आईटी और स्टार्टअप्स जैसे कुछ काम जो है उसकी भूख को शांत कर देगा। ऐसा सोच के आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा करके आप अपने आप को खुश नहीं कर सकते हैं। ये कह रहा है, मतलब रूलिंग पार्टी के लिए, गवर्नमेंट के लिए ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। तो सैटिएट का मतलब होता है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना। सैटिएट बहुत अच्छा वर्ड है। सैचुरेट भी हम कहते हैं कभी कभी, केमिस्ट्री में इसको सैचुरेशन कहते हैं, संतुष्ट हो जाना। तो सैटिएट मतलब यहाँ पे है उसका पेट भरना, उसको संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, उसके भूख को, है ना। रिलक्टेंट टू स्पीक, रिलक्टेंट टू स्पीक का मतलब होता है, रिलक्टेंट बहुत अच्छा वर्ड है। रिलक्टेंट मतलब होता है जब हम तटस्थ होते हैं, यानी कि जब हम इच्छुक नहीं होते हैं उस चीज़ के लिए, तो उसे कहते हैं रिलक्टेंट है। रिलक्टेंट टू स्पीक हो सकता है, मतलब बोलने की इच्छा नहीं है। रिलक्टेंट टू ईट हो सकता है, रिलक्टेंट टू कम्युनिकेट हो सकता है, मतलब कहीं भी जहाँ हम रिलक्टेंट हैं उस चीज़ के लिए, हमारी इच्छा नहीं है, तो हम उसे कहते हैं रिलक्टेंट है, तटस्थ है। अ बाइटिंग कोल्ड, अ बाइटिंग कोल्ड का मतलब होता है ऐसी ठंड जो बिल्कुल हमें काट रही है, मतलब बहुत तेज़ ठंड, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हड्डियों में घुस जा रहा है वो ठंड हमारे, है ना, उसको कहते हैं बाइटिंग कोल्ड। तो बाइटिंग वर्ड जो है वो सिर्फ कुत्ते के काटने के लिए नहीं होता है, कोल्ड के साथ भी हम बाइटिंग कोल्ड लगाते हैं जब हमें कोल्ड को एडजेक्टिव बनाना है, ये बताना है कि बहुत ठंड है। कोल्ड कहने से हो गया कि ठंड है, लेकिन बहुत ठंड है कहने के लिए हमें यहाँ पे बाइटिंग कोल्ड यूज करते हैं। और अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, अ डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर, डिस्टिंग्विश किसे कहते हैं? जिन्होंने बहुत नाम कमाया हुआ है, जो बहुत फेमस हैं अपने फील्ड में, उसे डिस्टिंग्विश्ड कहते हैं। तो एक प्रोफेसर हैं जिनके साथ हम एडजेक्टिव डिस्टिंग्विश्ड लगा रहे हैं, और डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर मतलब एक नामी गिरामी प्रोफेसर। तो आई होप कि इस वीडियो में आपने काफ़ी नए वर्ड्स और काफ़ी नए ईडियम्स, एक्सप्रेशन सीखे होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अगर, क्योंकि ये मेरा काफ़ी टाइम लगता है ऐसे वीडियो को बनाने में, ऐसे कंटेंट डेवलप करने में, चुनने में, तो कम से कम जितना टाइम मुझे लगा है इस वीडियो को बनाने में, एटलीस्ट 10 मिनट का, उतने कमेंट्स आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी तरफ से आएंगे। जैसा भी लगे आपको, अच्छा लग रहा हो, नहीं लग रहा हो, आप बताइए, मैं अकॉर्डिंगली इसको फिर कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।